नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज एक परेशान करने वाली रिपोर्ट आई है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में डायबिटीज के करीब 10 करोड़ मरीज हैं। इससे भी ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि पिछले 4 साल में इनकी संख्या करीब 44% बढ़ी है। ये आंकड़े 2021-22 के हैं, तो उससे 4 साल पहले के जो आंकड़े हैं उनकी इस पे तुलना की गई है। यही नहीं, इनके अलावा 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटीज की कगार पर खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि देश के समृद्ध राज्यों में इसका कहर सबसे ज्यादा है। आज हम डायबिटीज के खतरों के साथ साथ इसकी रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी के स्तर पर सरकार इसमें दखल दे। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है, ये सच्चाई है। लेकिन एक कड़वा सच सुनना चाहेंगे आप? देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। आईसीएमआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ से अधिक लोग शुगर की चपेट में हैं। ठहरिए, एक और कड़वा सच ये है कि देश में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है, यानी ये लोग प्री डायबिटिक हैं। कुल मिलाकर देश की बालिग जनसंख्या का करीब 25% या तो डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है। पिछले 4 साल में शुगर के मरीजों की संख्या करीब 44% बढ़ी है। खतरा बड़ा है क्योंकि आंकड़े देश की सेहत के लिए भी कतई ठीक नहीं है। बेतरतीब जीवन शैली और खराब खान पान के चलते ये बीमारी युवाओं को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही है। यही वजह है कि आईसीएमआर ने अपने सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 20 साल से अधिक उम्र के करीब 1 लाख लोगों को शामिल किया। आईसीएमआर के इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन राज्यों को विकसित यानी समृद्ध माना जाता है, वहां इसका प्रकोप ज्यादा है। खासकर गोवा, पुडुचेरी और केरल की 25.5 से 26.5% आबादी शुगर की चपेट में है। वहीं चंडीगढ़ और दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ के 18 से 20.5% आबादी को डायबिटीज ने जकड़ रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आबादी के लिहाज से बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी है। यूपी की भले ही 5% आबादी डायबिटिक है, लेकिन 18% लोग प्री डायबिटिक के शिकार हैं, यानी एक डायबिटिक पर 4 लोग प्री डायबिटिक हैं। मध्य प्रदेश पर भी डायबिटीज का खतरा कम नहीं है। यहाँ एक डायबिटिक मरीज पर 3 प्री डायबिटिक मरीज हैं। दरअसल आईसीएमआर ने पाया कि हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मोटापा डायबिटीज को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी वजह है। जिन लोगों में शुगर पाया गया उनमें 35.5% लोग हाइपरटेंशन के शिकार मिले, जबकि 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल असामान्य मिला। वहीं 28.5% से अधिक लोग सामान्य मोटापे से ग्रस्त पाए गए, जबकि शुगर से पीड़ित करीब 40% लोग ऐसे पाए गए जिनकी तोंद निकली हुई थी। डायबिटीज के खतरों की बात करें तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना और अचानक वजन गिर रहा हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। शुगर की जांच करानी चाहिए। इससे बचना है तो हेल्दी डाइट लेने के साथ रोजाना एक्सरसाइज करें, नशे से दूर रहें और खाने में चीनी थोड़ी कम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मीठा स्वाद कभी भी कड़वी बीमारी यानी शुगर में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड हैं एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज आईसीएमआर के रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन है। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लहरिया, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है डायबिटीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर। ये बहुत चिंताजनक आंकड़े पेश कर रही है। 136 मिलियन प्री डायबिटिक हैं, 315 मिलियन हाई ब्लड प्रेशर के हैं, 100 मिलियन के आसपास डायबिटीज है और ये 2021 का आंकड़ा है। तब से लेकर अब तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि इजाफा ही हुआ होगा। ये क्या संकेत दे रही है ये रिपोर्ट डॉक्टर लहरिया?
तो जो एक स्टडी आई है वो एक लंबे समय से की जा रही थी और उस पे पता चलता है कि भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं लिपिड डिसऑर्डर्स, उनकी क्या स्टेटस है। तो हम पहले भी जानते थे कि भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता था। जिस तरह से हमारा रहन सहन है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, तो उसमें एक बात सब लोग जानते थे कि डायबिटीज और बढ़ेगी ही। अब इस स्टडी के आने के बाद ये प्रूव हो गया है कि भारत में एक्चुअल में डायबिटीज के लोगों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो काफी चिंताजनक है। और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, उसके साथ हाइपरटेंशन। सो अगर भारत में करीब 11 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने का अनुमान है, तो 35 करोड़ लोगों को करीब हाइपरटेंशन होने का संभावना है। उसी तरह लिपिड डिसऑर्डर, ओबेसिटी या मोटापा, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बीमारी मानता है, सिर्फ रिस्क फैक्टर नहीं, अपने आप में एक बीमारी है। तो ये सारी परिस्थितियां बढ़ रही हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। जिनको ओबेसिटी होगा उनको डायबिटीज होने की संभावना रहती है, डायबिटीज होता है उनको ओबेसिटी भी होती है। तो जो परिस्थिति हो रही है उसमें निश्चित रूप से सभी लोगों को, सरकारों को और परिवारों को और व्यक्तिगत रूप से हर किसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूं कि आगे इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उनसे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमारे देश में डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक चिंताजनक स्तर पर है। अगर 100 में 11%, हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो चिंता की बात है। लेकिन एक बात और याद रखने की है कि यह स्टडी में बताती है कि बाकी जो प्री डायबिटिक होते हैं, अर्थात जिनका उस लेवल पर शुगर नहीं है कि उनको डायबिटीज कहा जाए, लेकिन प्री डायबिटिक वो होते हैं जिनको भविष्य में और आने वाले कुछ समय में अगर उन्होंने अपना खान पान, रहन सहन नहीं बदला तो वो डायबिटिक हो जाएंगे। वो संख्या भी बहुत ज्यादा है। और दोनों प्री डायबिटिक और डायबिटिक को मिला लें तो हर 4 में से एक एडल्ट व्यक्ति। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो स्टडी है वो 20 साल से अधिक उम्र के लोगों पे की गई है। हम डायबिटीज को एडल्ट पॉपुलेशन में देखते हैं, बच्चों में नहीं, यूजुअली इस तरह की स्टडी में नहीं देखा जाता। तो हर 4 में से एक व्यक्ति या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, अर्थात उसको या तो अभी डायबिटीज है और भविष्य में होने की संभावना है। हर परिवार में एक के बराबर इसका अनुपात आ जाता है, तो चिंता की बात है। एक तो अंत में एक बात और कहूंगा कि खास तौर से चूंकि अब स्टडी के आंकड़े आ चुके हैं, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या जिनको रिस्क फैक्टर होते हैं तो उनको डायबिटीज होने की संभावना अधिक रहती है। साथ में अगर किसी को डायबिटीज है तो अन्य बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर, लिवर, किडनी, हार्ट, वो सब होने की संभावना भी रहती है। तो हमें हर हालत में इसके बारे में सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल। और डॉक्टर लेहरी, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले जब हम डिस्कशंस करते थे तो बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं इस बात पे बड़े नाराज भी हो जाते थे कि आप बार बार ये क्या जुमला आपने रटा हुआ है, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कोई डेटा नहीं आए हैं, ये तो प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये इतनी चिंताजनक स्थिति है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, हर चौथा व्यक्ति या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, और हर 10वां व्यक्ति तो डायबिटिक है ही। ये कौन सी तस्वीर पेश हो रही है सर भारत की? बुरा लगता है ये कहने में कि हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन जब तक वस्तुस्थिति स्वीकार नहीं की, आंख बंद करके नहीं रह सकते सर। ये तो बिल्कुल सही है। मैं ये दो चीजें बोलूंगा। देखो, आखिरी में डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज एक इसका एसोसिएशन जो होता है वो डेवलपमेंट की तरफ होता है। डेवलपमेंट में क्या होगा, उसको खाने के लिए कुछ भी वो अगर खरीदना चाहता है ले पाएगा, कितनी भी क्वांटिटी में ले पाएगा। खुद के एक्सरसाइज की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। अलग अलग किस्म के जो हम एडिक्शंस बोलते हैं, जिसमें इवन अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट एडिक्शन है, वो भी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती है क्योंकि ये कहीं कोई ऑफिस में काम करते हुआ होता है, तो ये संख्या बढ़ती हुई दिखेगी, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। डायबिटिक कैपिटल बोलने के बाद में हमको बुरा लगे ये भी सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है डायबिटीज के मरीजों के कंपैरिजन से, वो उनमें से 1/3 लोग अगर सिर्फ एक्सरसाइज भी करें तो वो रिवर्ट हो सकता है। इसका मायना क्या है? अगर उन लोगों ने अगर सही किस्म का डाइट लिया, एक्सरसाइज करने का सोचा, वजन कम करने का सोचा, तो शायद वो रिवर्स भी हो सकता है। वो थोड़े दिन तक तो वो हम उसको डिले कर पाएंगे, लेकिन ये सच है कि हम लोगों की जो
शरीर की जैसी रचना है, जिसको हम एक फिनोटाइप बोलते हैं, वो इस किस्म की है कि जिसकी इसमें हमको डायबिटीज ज्यादा तौर पे देखा जाता है। जी अब जी। इसमें सबसे डर जो मुझे है, वो मैं एक ही बोलूंगा कि एक चीज का अभी ज्यादा चर्चा जो कोविड में हो रही है, कि एक बार अगर कोविड हो गया तो वो जो रिस्क डायबिटीज होने की, जल्दी डायबिटीज होने की जो रिस्क है, वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाती है। और जी। हमको अभी सबको मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलमोस्ट सबको हो चुका है। तो क्या उसका असर ये संख्या के ऊपर बहुत जल्दी ज्यादा दिखेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और वो अगर दिखता है तो हमको कम से कम कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसका हर इंसान ने ये सोचना पड़ेगा कि अपनी लाइफस्टाइल ये एब्सोल्युटली डायबिटीज सर। न होने के लिए हमने सुधारना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये सिर्फ बार-बार नंबर्स नहीं होने मुझे चाहिए। थोड़े ये एक पहला, एक इसको सिर्फ आंकड़े के रूप में ना देखा जाए। दूसरा, इन आंकड़ों को सिर्फ हेडलाइंस के रूप में ना देखा जाए, बल्कि अब समय आ गया है कि अब पॉलिसी इंटरवेंशंस हों। अब सरकार द्वारा फंडेड ही ये स्टडी है, सरकार के लोगों ने ही की है, इसलिए अब आम आदमी इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेगा उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन अब एक पॉलिसी इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। दिव्या, ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जनरलाइज्ड ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी भारत में हर चौथा तीसरा आदमी है। 29% जनरलाइज्ड ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी 40%। हर चौथा आदमी एब्डोमिनल ओबेसिटी से ग्रसित है। तो ये सुबह सुबह जो लोग दिखते हैं वॉक करते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, जिम जाते हुए, ये कौन लोग हैं अगर हर चौथा आदमी ये एब्डोमिनल ओबेसिटी से परेशान है? देखिए दीपक, बोला जाता है कि हम वो 1 घंटे में क्या कर रहे हैं मैटर नहीं करता, हम 23 घंटे बाकी दिन में क्या खा रहे हैं वो भी मैटर करता है। आप 1 घंटा जिम में भाग लीजिए या आप 1 घंटा वॉक कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ये नहीं देखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं या आप कितनी मात्रा में उसको खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ओबेसिटी तो आएगी ही आएगी। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ फिर भी मेरी शुगर ज्यादा है। उसका रीजन क्या होता है? उसके 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करते। आप मीठा तो नहीं खा रहे हैं लेकिन आप नंबर ऑफ चपातीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ओबेसिटी है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, आजकल बेवरेजेस बहुत फैशन में है। आपको कहीं पे भी जाना है, या तो आपको कॉफी चाहिए या आपको मॉकटेल चाहिए या आपको कॉकटेल चाहिए, जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा एडेड होती है। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो सोशलाइजिंग का मतलब है अल्कोहल कंजम्पशन। पहले के जमाने में जाएंगे तो अल्कोहल लोग लेते थे 90 ml या 120 ml, राइट। अगर हम आज की बात करते हैं तो इट इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। 180 ml 240 ml लेना अल्कोहल ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत नॉर्मल है। सो हम अपनी एक्टिविटी की तरफ शायद ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें क्या चीज का कंजम्पशन करना चाहिए, क्या डाइट खानी चाहिए, पैकेट फूड्स नहीं खाने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जूस पीती हूँ। अगर आप देखें, जूस आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आप उसकी जगह फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं तो वो आपको फाइबर देगा, आपका ब्लड शुगर और आपकी ओबेसिटी को कम करेगा। तो सबसे पहली चीज बताया, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ है, लेकिन उस लाइफस्टाइल में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में शायद उतनी समझ नहीं है लोगों में। अभी जी बिजनेस ने कुछ दिन पहले एक शो किया था, हमने इसी शो पे मुद्दा उठाया था शुगर फ्री का। अब शुगर फ्री क्या वाकई में शुगर फ्री है, ये सोचने की बात है। शुगर कंटेंट इस तरह के जो नेचुरल शुगर जो कहा जाता है या शुगर सब्स्टिट्यूट्स कहा जाता है, उनमें 1000 गुना ज्यादा शुगर है और उसको शुगर फ्री कह रहे हैं आप। वो कैलोरी फ्री जरूर है लेकिन शुगर फ्री नहीं है। आप आजकल अगर देखिए, एब्सोल्युटली, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं। बोलते हैं मैं चीनी नहीं ले रही हूं, मैं हाँ जी बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन है। चीनी नहीं लेती हूँ, मैं उसकी जगह हनी खा रही हूँ, ठीक है। मैं चीनी नहीं लेती हूँ, मैं गुड़ ले रही हूँ या मैं खांड ले रही हूँ। आप मीठा तो खा रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? आप सल्फर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, सेम इज विद सॉल्ट आल्सो। डॉक्टर लेरिया ने पिछली बार बड़े अच्छे से बताया था कि
मैं नमक नहीं खा रहा हूं, मैं तो सेंधा नमक खा रहा हूं साहब। अब नमक और सेंधा नमक का जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है इसके क्या वो है, इसका हम सब जानते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खा तो आप, सोडियम इंटेक तो आपका उतना ही है। तो एक छोटी छोटी चीजें, हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन समझदारी जो है इंग्रेडिएंट्स को लेकर शायद वो नहीं बन पाई है। इसी की परिणति हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट के आंकड़े। तो आईसीएमआर की ये बहुत बड़ी स्टडी, बहुत वृहद स्टडी, लार्जेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑन डायबिटीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अब हम सबके सामने हैं और इसके आंकड़े बहुत चिंता में डाल रहे हैं। ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है और हाइपरटेंशन का भी संभवता है, क्योंकि आंकड़े बड़े डराने वाले हैं, चिंता में डालने वाले हैं। तो क्या किया जाए, इस पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर लहरिया। पॉलिसी इंटरवेंशन कहां पर हो, कब तक हम इंडिविजुअल लोगों को ये बोलें कि साहब आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए। दावे तो हो रहे हैं कि साहब हमने 30 गवर्नमेंट और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है, अब एमबीबीएस सीट्स को हमने बढ़ा के 1 लाख कर दिया है टोटल कैपेसिटी, लेकिन ये पर्याप्त होगा सर ऐसी स्थिति के लिए, या पॉलिसी लेवल पे कुछ और भी करना होगा? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड डिसऑर्डर, इन सबको हम लाइफस्टाइल डिजीजेज भी बोलते हैं। अर्थात इनके बढ़ने में व्यक्ति की भी भूमिका होती है और कुछ सरकारों की को कदम उठाने की जरूरत होती है। तो जिस तरह से भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, 2 चीजें और याद रखने की हैं कि जैसे कोई डायबिटिक होता है तो जब तक वो उसकी डायबिटीज की पहचान होती है, हेल्थ सिस्टम से वो पहचान पाता है, तब तक उसकी 50% इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, बीटा सेल्स जो होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं। और फिर उसके बाद जो पहचान भी ले जाते हैं उनका इलाज, वो नियमित रूप से इलाज नहीं लेते हैं। और जो बहुत ही कम, आधे, उनमें से भी आधे जो इलाज ले रहे होते हैं उनका डायबिटीज या शुगर कंट्रोल में रहता है। वही स्थिति हाइपरटेंशन की है। उसमें एक रूल ऑफ हाफ फॉलो होता है कि आधे लोगों को पता नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है, उनमें से आधे इलाज ले रहे होते हैं और जो इलाज ले रहे होते हैं उनमें से आधों का ठीक से मैनेज होता है। तो ये चिंताजनक परिस्थितियां हैं। अब इनका समाधान क्या किया जाए, तो काफी लोग हर चीज का समाधान इलाज या मेडिसिन में देखते हैं। ऑफ कोर्स डायबिटीज और हाइपरटेंशन में मेडिसिन की कुछ भूमिका होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें 3 इंटरवेंशन होते हैं जिनकी इक्वल भूमिका होती है। एक तो है डाइट, जो हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, उसमें शुगर, सॉल्ट और अन इंग्रेडिएंट, फैट कितना है, वो डिटरमाइन करता है। दूसरा है लाइफस्टाइल, हम फिजिकली इनएक्टिव हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और तीसरा मेडिसिन। तीनों का मेरी राय में, डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, इक्वल रोल हो। अगर आप किसी को डायबिटीज है उसको सिर्फ मेडिसिन दे दो, उसका डायबिटीज कंट्रोल में तो आ सकता है, लेकिन वो बोली लहरिया, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं इन तीनों चीजों पे आप पे पॉलिसी इंटरवेंशन पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। आपने तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन। डाइट, शुगर एंड सॉल्ट, भारत में अभी तक जो खुले में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो खाना मिल रहा है उसमें क्या कंटेंट हो शुगर का, इंडिविजुअल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिसी लेवल पे बात कर रहा हूं। अभी तक उस पे कोई फसाई, कोई ठोस नियम नहीं बना पाया। सॉल्ट इनटेक, इस पर भी कोशिश कर रहा है फसाई, लेकिन इंडस्ट्री मानने को तैयार नहीं। लाइफस्टाइल, देश में हमारी जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पार्क्स कितने हैं सर, वहां पर कितने ग्राउंड्स हैं जहां पर लोगों को वॉक करने को मिले? लोग हाईवेज पर दौड़ते भागते नजर आते हैं, हमें पार्क्स है ही नहीं। मेडिसिन जब सरकार कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनको प्रिस्क्राइब करें, तो पता चलता है कि फार्मा कंपनीज और डॉक्टर का एक नेक्सस काम कर रहा है। अब फार्मा कंपनीज और डॉक्टर कहते हैं कि हम दे देंगे, कोई बात नहीं, जेनेरिक मेडिसिन, लेकिन फिर फार्मा कंपनी और फार्मासिस्ट का नेक्सस काम करने लग जाएगा। तो सर तीनों जगह ऐसा लगता है कि सरकार के हाथ में या तो कुछ नहीं है या तो सरकार के बस में कुछ नहीं है। तो इसी में संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, वैसे आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है जो चैलेंज हर लेवल पर होते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, डाइटरी पैटर्न को इंप्रूव करें, लेकिन सरकारों की जहां तक बात आती है, तो जैसे कि बात हो रही है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, कि सामने फूड आइटम पर लिखा हो कि इसमें कितना फैट है, कितना अनहेल्दी आइटम्स है। साथ ही इसमें मल्टी सेक्टोरल एक्शन की जरूरत है। जैसे अगर कोई घूमना चाहता है तो हिंदुस्तान में फुटपाथ ही उपलब्ध नहीं है, अगर साइकिलिंग करना चाहता है तो बाइकिंग रेस नहीं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को काम करना होगा। उसी तरह से न्यूट्रिशन के संदर्भ में अलग डिपार्टमेंट को काम करना होगा। साथ ही खासतौर से स्कूल्स
जहां पर अर्ली इन सबको रोकना है, डायबिटीज हाइपरटेंशन को, तो अर्ली एज पर इंटरवेंशन करने होंगे, वो स्कूल से स्टार्ट होंगे। स्कूल्स में हेल्थ प्रमोशन के बारे में बच्चों को स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी। ज्यादातर अनहेल्थी लाइफस्टाइल होती हैं, वो अर्ली एज पर अडॉप्ट होती हैं। अगर हम स्कूल लेवल इंटरवेंशन करने लगे तो उससे भी काम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल होगा, तो हम इस पे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन संक्षेप में कहूंगा एक अंतिम बात कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें समझना होगा, जागरूकता लानी होगी, सरकारों को कदम उठाने होंगे, साथ में स्वास्थ्य सेवाओं में जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है, उनकी मेडिसिन की उपलब्धता करानी होगी। कई लोग डायबिटीज जानने के बाद भी इलाज नहीं ले पाते क्योंकि उनकी दवाइयां इतनी महंगी होती हैं, हर दिन कुछ दवाइयां लेनी होंगी और वो जिंदगी भर लेनी पड़ सकती हैं, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वह भी वजह है। तो मल्टीपल लेवल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। मल्टीपल लेवल पे इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी और इसके लिए मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। अभी तो हम 1.5% 2% जीडीपी के खर्चनी तक नहीं पहुंच पाए हेल्थ में, तो मिशन मोड की तो अभी दूर दूर तक संभावनाएं कितनी दिख रही हैं कितनी नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर गंगा खेडकर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उन लोगों को बचाना है जो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। एडल्ट्स की 15% आबादी ऐसी जिनको हम आज भी बचा सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस हो सकते हैं सर कि यहां पर कम से कम इनको बचा लिया जाए? बिल्कुल बचा ले सकते हैं। अगर उन लोगों ने वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर उन्होंने अडॉप्ट किया तो रिवर्सल पॉसिबल होता है और वो डिले होता है डायबिटीज का ऑनसेट। अब 2-3 चीजें और बोलूंगा। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार ने ऐसे नए सिरे से तकरीबन मुझे लगता है 5-6 साल हो गए डायबिटीज और हाइपरटेंशन का नेशनल प्रोग्राम भी बनाया है। ओके। आप अगर देखें तो सरकार ने दूसरा क्या किया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विलेज लेवल तक उन्होंने ला के रखने की कोशिश की है। उसमें प्रिवेंशन, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है तो उसका काउंसलिंग जो है वो वहां हो सकता है। आप अगर अभी देखें तो बच्चों को जंक फूड क्या होता है, एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी स्कूल्स में मिलती है। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो काफी देर से आएगा। इसलिए हमको अच्छा तगड़ा ना स्ट्रॉन्गर नेशनल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ये जो मरीज है इन मरीजों को डिटेक्ट जल्दी करना है, उनका फॉलोअप अच्छा होना चाहिए और उसके बाद में उनको दवा देके उनकी शुगर कंट्रोल में रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बनेगा। ये अगर हम ना करें, अभी उसके तरफ ध्यान न दें, हम सबको मालूम है अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से क्या होगा जी। हार्ट अटैक्स आना बहुत कॉमन हो जाता है, मौत के रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। किडनी की बीमारी ना, किडनी फेल होना, ये काफी कॉमन हमको दिखाई देता है। आप अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो उससे सरकार का भी खर्चा बढ़ता है। बर्डन ऑफ डिजीज अभी तक हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नापते थे, लेकिन अगर आप बॉडी के हिसाब से देखेंगे बर्डन ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटा मोटा बुखार नहीं, अब सीधे बड़ी बीमारियां निकल रही हैं। तो इकोनॉमी के साथ साथ शरीर भी लोगों के खोखले हो रहे हैं इस पूरा ये बीमारियों के कारण। दिव्या, एक क्विक कमेंट आखिर में, जो हम कह रहे थे कि इंग्रेडिएंट्स के प्रति सही समझ वो क्या हो? देखिए, अगर हम डायबिटिक की बात करते हैं तो मैं बहुत नॉर्मल सी एक चीज समझाना चाहूंगी। इट विल बेनिफिट एवरीबडी हु इज अ डायबिटिक। जब हम कोई भी चीज, हम सबको पता है कि हम जो भी खाएंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट? आप कार्ब खाइए, प्रोटीन खाइए या फाइबर खाइए, जोन सी भी चीज आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी वो आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगी। जैसे अगर आप जूस पिएंगे ब्लड शुगर बढ़ेगा, आप सूप पिएंगे ब्लड शुगर बढ़ेगा, राइट? बिकॉज एनर्जी फटाफट रिलीज हो रही है। सो हमारा कुकिंग मेथड कैसा होना चाहिए फॉर अ डायबिटिक? जोन सी भी चीज सॉफ्ट है वो नहीं खाएंगे, जो भी चीज आप च्यू करके खाएंगे वो आपके ब्लड शुगर को कम करेगी। स्प्राउट्स खाएंगे ब्लड शुगर कम होगी, दाल खाएंगे ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी। इसी तरीके से फ्रूट्स वो खाएंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होना चाहिए। दिस इज फॉर एवरीबडी हु इज टुवर्ड्स ओबेसिटी और हु इज प्री डायबिटिक और डायबिटिक। डाइट में बहुत सारा फाइबर लेंगे, जौ का आटा, रागी का आटा, ब्रान का आटा, होल व्हीट आटा। पैकेट फूड्स नहीं खाएंगे, डाइट में सॉल्ट को कम रखेंगे, खासकर रात के टाइम सॉल्ट का इंटेक मिनिमम रखेंगे। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी। एब्सोल्युटली। और एक्टिविटी भी जो आपने आखिर में जोड़ा, और उस एक्टिविटी में लोगों को काफी
अब थोड़ा सा दिलचस्पी भी बढ़ी है, हम चाहते हैं ये दिलचस्पी और बड़ी एक्टिविटीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच सर। दिव्या गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।